अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा सर्किट थ्योरी का। और थोड़ा सा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था कि डेफिनेशन देखी थी हम लोगों ने कि सर्किट की डेफिनेशन क्या होती है। तो हमें पता चला कि सर्किट एक क्लोज पाथ को कहते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आसानी के साथ में मूव कर सकें फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पाथ को क्लोज होना चाहिए और हरकत करने वाली जो चीज़ है वो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये एक क्लोज पाथ है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हरकत कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी और इंट्रोडक्टरी बेसिक चीज़ें हम पढ़ना चाहते हैं इस कोर्स को और डिटेल में देखने से पहले, और वो क्या है वो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये पॉइंट जो है ना वो हमें जहन में रखना है कि इस कोर्स के अंदर हम कंडक्टर्स को पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कि कंडक्टर्स जो है वो क्या होते हैं। और चूंकि हम ये बात पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक क्लोज्ड लूप के अंदर मौजूद होती है। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या चीज़ होती है? फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस। और चार्जेस जो है वो कहाँ फ्लो करते हैं? किसी भी क्लोज्ड पाथ में। तो वो रास्ता कैसा होना चाहिए? वो रास्ता ऐसा होना चाहिए जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आसानी के साथ में मूव कर सकें। तो ये जो मटेरियल होता है या जो पाथ होता है, दिस पाथ इज बेसिकली मेड अप ऑफ कंडक्टर्स। ये पाथ कंडक्टर्स का बना हुआ होता है। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक रोड है। रोड को आप क्या करते हैं? वहां से सारे पत्थर वगैरह हटा देते हैं, उसको स्मूथ करते हैं, कारपेटिंग करते हैं उसकी। तो गाड़ी जो है वो आराम से उसके अंदर से गुजर जाती है। वो एक रास्ता है आपके लिए जहाँ पे आप आसानी से हरकत कर सकें। तो बिल्कुल इसीलिए इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स किस जगह से आसानी से हरकत कर सकते हैं? वो एक कंडक्टर के अंदर आसानी से हरकत कर सकते हैं। अगर उनको दो जगहें दे दी जाएं, इलेक्ट्रॉन को अगर चॉइस दे दी जाए कि अच्छा भाई आपके पास दो रास्ते हैं, आप जो है ना वो ऐसी जगह से गुजरना चाहते हैं भाई जहाँ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत स्मूथ जगह से आप गुजरना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली जो है उस जगह को प्रिफेर करेगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उस जगह से गुजरेंगे जहाँ पर बहुत ही लो रेजिस्टेंस होगी। इलेक्ट्रॉन्स आसानी के साथ में वहाँ से गुजर जाएंगे। तो ये इतने स्मार्ट होते हैं कि ये हमेशा उस जगह से गुजरते हैं जहाँ इनको कम से कम रेजिस्टेंस ऑफर होती है। तो उनको अगर हम कहीं फ्लो करवाना चाह रहे हैं तो हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो, जिसके अंदर रुकावट बहुत कम हो। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कम से कम रुकावट महसूस हो। तो वो मटेरियल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को कम से कम रुकावट महसूस होती है वो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स, क्योंकि उसके अंदर वो आराम से हरकत करते हैं। तो ये पॉइंट जो है वो आप बहुत इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आराम से कंडक्टर्स के अंदर हरकत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं बेसिकली ये हमारे मिड कंडक्टर्स के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पाथ है जिसको आप कनेक्टिंग वायर भी कहते हैं। ये कंडक्टर का बना हुआ होता है। तो ये चीज़ जो है ना वो हमें पता होना चाहिए। वैसे हम सॉलिड मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं, काफ़ी सारी तरह के मटेरियल्स होते हैं। कंडक्टर होता है, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास इंसुलेटर होता है। कंडक्टर को हम मेटल्स भी कहते हैं और इंसुलेटर को हम डाइलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं, उसके अलावा हमारे पास सुपर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे टाइप्स हैं जिसमें सबसे अच्छा बेस्ट तो ये होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा करंट फ्लो हो जाता है सबसे ज़्यादा। फिर फर्स्ट नंबर पे, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे कंडक्टर्स में करंट फ्लो होता है, फिर थर्ड नंबर पे सेमी कंडक्टर्स के ऊपर होता है। और इंसुलेटर्स के अंदर तो करंट बिल्कुल फ्लो नहीं होता अकॉर्डिंग टू रूम कंडीशन एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, हम किसी भी मटेरियल को सेमी इंसुलेटर से सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, सेमीकंडक्टर से इंसुलेटर बना सकते हैं। ठीक है, और कोई ख़ास तरह के मटेरियल होते हैं जिसके अंदर ये ट्रांजिशंस हो जाती हैं कि वो कंडक्टर से इंसुलेटर बन गए, इंसुलेटर से वो सुपर कंडक्टर बन गए, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस। किसी बच्चे ने सवाल किया था ये मुझसे क्लास में।
तो यस ऐसा पॉसिबल है वो, लेकिन अभी हम जिस लेवल पे मौजूद हैं उसमें हम रूम टेम्परेचर पे यही बस समझ लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के मटेरियल्स होते हैं, और कोई कंडक्टर होता है, कोई इंसुलेटर होता है, और कोई सेमीकंडक्टर। अभी हम इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर नहीं एंटर होते कि जहाँ पे हम ये चीज़ पढ़ें कि अच्छा भाई एक ही मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर कब कह सकते हैं, कब हम उसको इंसुलेटर कह सकते हैं, कब हम उसको कंडक्ट मतलब मेटल बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ यही बात पता है कि डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट बिहेवियर होता है। तो ये जो हम यहाँ पर अपने कोर्स के अंदर यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे कंडक्टर। अच्छा, अब ये बात हमें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि हरकत कब होती है, किसी भी चीज़ की हरकत जो है वो किस वक्त होती है। न्यूटन की जो लॉ है वो हमें ये बात बताती है कि जब किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगेगी तो हरकत होगी। अदरवाइज अगर हम किसी भी चीज़ के ऊपर अगर फोर्स ना लगाएं तो वो हरकत नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये है कि अ, हमें यहाँ पर भी किसी फोर्स की ज़रूरत है। ठीक है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ताकि वो किसी चीज़ को हरकत करवा सके। ठीक है, किस चीज़ को हरकत करवा सके, चार्जेस को हरकत करवा सके। और उस फोर्स को हम यानी कि बिल्कुल इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि हम न्यूटन लॉ को पढ़ते हुए एफ इज इक्वल टू एम ए पढ़ते हैं। बिल्कुल यहाँ पे भी ये वही सेम सिचुएशन है। वी इज वॉट, वी इज जस्ट लाइक द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विच कैन प्रोड्यूस मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सही है। और यहाँ पर हम पढ़ते थे न्यूटन लॉज के अंदर कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका मास एम है उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, वहां पर हम इस तरह से पढ़ रहे थे कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई तो उसने हरकत करना शुरू कर दिया। और इस कोर्स के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हमने किसी भी दो पॉइंट्स पे, सर्किट के दो पॉइंट्स के ऊपर हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो चार्जेस ने हरकत करनी शुरू कर दी। तो अब हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो है वो ज़रा थोड़ा सा डिटेल से भी अभी हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। लेकिन हमें ये बात पता चल गई कि इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी इज द मोशन ऑफ द चार्जेस, और मोशन को हरकत करवाना है। हमें हरकत करवाने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़। तो अभी हम इस चीज़ को देखना चाह रहे हैं कि ये है क्या चीज़। अच्छा, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल नंबर 1। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास एक चैम्बर है, उस चैम्बर में एक जगह तो वैक्यूम है और दूसरी जगह पर जो है ना बहुत सारे गैस के एटम्स हैं। तो अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सारे एटम्स मौजूद थे, तो अगर मैंने किसी तरीके से ये वाला जो चैम्बर है ये रिमूव कर दिया, यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ पर तो जो थे ना वो कंसंट्रेशन जो थी वो हायर थी, किसकी, एटम्स की। और यहाँ पे कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं थी इनिशियली। तो अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इस चैम्बर के अंदर मौजूद पार्टीशन को रिमूव करूंगी तो जो एटम्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। यानी मुझे ये बात पता चली कि हरकत कब हुई, इसको मैंने फ्री जब छोड़ दिया तो फ्री सिस्टम बन गया। अब ये फ्री गैस के एटम्स बन गए। तो ये फ्री गैस के एटम्स जो है वो हरकत कहाँ करते हैं, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऐसा कभी नहीं होता कि एटम्स जो है वो यहाँ से यहाँ वापस जाना शुरू हो जाएं और इकट्ठे एक जगह जमा हो जाए। तो नेचर में हमेशा जो चीज़ फ्री होती है वो मूव करती है फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। ठीक है, इसकी एक और दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एक दूसरी एग्जांपल क्या है, इसकी एक दूसरी एग्जांपल है टेम्परेचर की। अगर मेरे पास ये दो एक चैम्बर है, उसमें एक हाफ चैम्बर का टेम्परेचर जो है वो अगर 100 केल्विन है, और दूसरे पार्ट का जो चैम्बर है, चैम्बर का जो दूसरा पार्ट है उसका टेम्परेचर अगर 50 केल्विन है, अगर मैं इन दोनों से यहाँ पर एक इंसुलेटिंग वॉल लगी हुई है, इसको अगर मैं रिमूव कर दूं तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, यहाँ का भी टेम्परेचर 75 केल्विन हो जाएगा और यहाँ का भी 75 केल्विन हो जाएगा। तो क्या हुआ, इसका डिक्रीज हो गया, इसका इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि कोई चीज है जो फ्लो कर रही है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और वो क्या चीज है, वो है हीट। तो हीट कहाँ फ्लो करती है, हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से
अगर मेरे पास एक जगह है और मैं बॉल एक किसी सर्टेन हाइट है, कोई हाइट है, तो अगर मैं बॉल है मेरे पास, उसको मैंने पकड़ा हुआ है, तो उस बॉल को अगर मैं अब फ्री छोड़ दूं तो वो कहाँ जाएगी? बॉल वो नीचे की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि इस हाइट के ऊपर उसकी जो एनर्जी थी वो थी mgh, और यहाँ पर उसकी एनर्जी जो थी वो क्या थी? जीरो, बिकॉज h इज जीरो हेयर। तो यहाँ पर जब हम h की वैल्यू पुट करेंगे जीरो, तो ये mgh पोटेंशियल एनर्जी जो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इस जगह पर जीरो है, इस जगह पर mgh है। तो ये बॉल जो है वो कहाँ मूव कर रही है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि इस केस के अंदर अगर हम देखें तो हमें पता चल रहा है कि अच्छा भाई, बॉल कहाँ मूव कर रही है? फ्रॉम हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट। तो नेचर के अंदर जो हरकत अगर होती है, फ्री पार्टिकल की जो हरकत होती है, वो हमेशा हायर एनर्जी पॉइंट से लोअर एनर्जी पॉइंट की तरफ होती है। जहाँ पे बहुत सारे गैस के एटम्स होंगे वो हायर एनर्जी है, ठीक है, वो लोअर एनर्जी की तरफ जाने की कोशिश करेगा सिस्टम। और ये जो है ये हायर एनर्जी थी, यहाँ पर थर्मल एनर्जी लोअर थी, तो हीट एनर्जी फ्लो होना शुरू हो गई फ्रॉम हायर थर्मल एनर्जी टू लोअर थर्मल एनर्जी। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो चीज़ है, पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली इसको कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये बेसिकली ये क्या चीज़ होती है? ये होता है, ये थर्ड एग्जाम्पल दी थी मैंने आपको, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। और अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट पे, एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि हमारे से कंसर्न है। अगर किसी जगह चार्जेस रखे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, लेट सपोज 4 चार्जेस हो गए, और अगर यहाँ पे भी 4 चार्जेस रखे हुए हैं, तो ये मैंने एक चार्ज फ्री छोड़ दिया, तो ये कहाँ पे मूव करेगा? हमें नजर आ रहा है कि यहाँ और यहाँ दोनों तरफ चार्जेस बराबर हैं, कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो जब डिफरेंस ही नहीं है तो उसने हरकत भी कहीं नहीं करनी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर चार्जेस जो है वो बढ़ा दूं, तो बढ़ाने से 4 के बजाय मैंने यहाँ पर 8 चार्जेस कर दिए, तो अब मुझे ये बात मालूम है कि अच्छा भाई, इस जगह पर पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट हो गई, इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट हो गई। नाउ देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, potential energy difference. This point is at higher potential energy and this point is at lower potential energy. This point is at higher potential energy due to the presence of more charges than at this place. तो इसका मतलब ये है कि अगर अब मैं यहाँ पर एक प्लस चार्ज को रख दूंगी, तो चार्जेस कहाँ हरकत करेंगे? फ्रॉम हाई पॉइंट टू फ्रॉम हाई एनर्जी पॉइंट टू लोअर एनर्जी पॉइंट। तो बेसिकली पोटेंशियल जो है वो क्या चीज़ होती है? पोटेंशियल को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो हम जो है वो क्या करते हैं, एक सर्किट लेते हैं, सर्किट के अंदर हम एक बार या बैटरी जो है वो लगा देते हैं, और ये एक बार बड़ा होता है और एक बार छोटा होता है। तो वो इस चीज को शो कर रहा होता है कि ये जो है वो हायर पोटेंशियल एनर्जी पे ये पॉइंट है और ये लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे ये पॉइंट है। तो इसके बीच में जो भी चीज होगी वो हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जो है वो मूव करेगी, ठीक है। और वो क्या चीज होती है? वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करता है, और इसको हम क्या कहते हैं? सिंपली इस पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को हम कहते हैं वोल्टेज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में हम बस जस्ट पोटेंशियल कह देते हैं। और वैसे कंप्लीट लफ्ज होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम बाज़ दफ़ा कह देते हैं, और सिंपली हम सिर्फ उसको कह देते हैं अच्छा भाई हम इतना वोल्टेज दे रहे हैं, क्योंकि यूनिट इसका वोल्टेज होता है, ओके। तो यहाँ से मेरा ख्याल है कि आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के अंदर एक वीडियो है जिसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कि पोटेंशियल जो है वो होता क्या है। तो उसको अभी हम लोग देखते हैं। Have two beakers filled with equal amounts of water, and they are both connected to each other by a pipe at the bottom. If you observe the two beakers for a few seconds, do you think the water will flow from one beaker to another? No, you will see that the
water in both beakers is as is and there is no flow from any beaker to the other. Now let me give you a task. Without changing the amount of beaker 2 to beaker 1, understand my question again. You need to make water flow from beaker 2 to beaker 1. But you're not allowed to change the amount of water in any of the beakers. So you can't add or remove the water from any beaker. How will you do it? It's easy. One of the things you could do is raise the height at which the second beaker is kept. Once it's raised at a height, the water will flow from beaker 2 to beaker 1. What exactly happened here? What was the factor that made water flow? In simple terms, the factor was height. Yes, you can talk about gravity or pressure difference. But in layman terms, it is the height difference that causes the water to flow from the second beaker to the first. In an exactly similar way, for electricity to flow, there has to be some factor. We'll come to that factor soon, don't worry. So if we just have a copper wire, do you think electricity will flow through it? Clearly not, because there's nothing that's triggering it. There's no factor triggering it. So what is the factor that triggers the flow of electricity? It's called the potential difference. Now, I can define this term in one line, but that wouldn't help you understand the concept well. So let's dive a bit deeper into it. We see the word potential here. Have you heard this term before? Of course, we've heard of potential energy. It is the stored energy when an object is at rest. When you're holding a ball in your hand, it has potential energy. When you drop it, the potential energy is getting converted to kinetic energy when it drops to the ground. Kinetic energy is the energy an object has when it's in motion. Similarly, there is a concept of electric potential energy. The electric potential energy of any charge describes how much stored energy it has. Just like the ball in your hand has high potential energy, a negative charge close to another negative charge has high potential energy. If left free, the charge will be repelled by the negative charge and will move towards the positive charge, just like the ball will fall towards the earth. What's potential difference then? It's just a difference of electric pressure between 2 points. This difference may arise because of a battery consisting of cells. Potential difference is also referred to as voltage. If we have to understand the technical definition, we would say that it is the work done to move a unit charge from one point to another. The potential difference V between any 2 points in an electric circuit will be the work done over the charge Q. We know that the work is measured in joules and charge is measured in coulombs. What's the SI unit of potential difference then? It's volt, named after Alessandro Volta, an Italian physicist. So how would we define volt in a current carrying conductor? It is the potential difference between any 2 points when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another. The potential difference is measured by an instrument called voltmeter. It's measured in parallel across the points between which the potential difference is to be measured. In the next lesson, we will solve an example related to potential difference. तो यहाँ पर हमें ये बात क्लियर हो गई कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points, potential energy difference between 2 points due to which a charged particle can move from one point to another. ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हमें मैंने आप लोगों को उसकी डेफिनेशन बता दी. अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो हमें ये देखनी है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट. उसको मैं बताती हूँ.